लेकिन पिछले 12 वर्ष में हर बार जब भी इसकी ज़रूरत पड़ी है, नरेंद्र मोदी ने ये साबित किया है कि उनकी पूरी राजनीति का आधार है मुसलमान विरोध। उसके उससे अलग उनकी राजनीति को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसी चुनाव में अगर जाएं तो इस चुनाव में प्रवेश करने के पहले ही यह तय हो गया कि यह चुनाव दरअसल मुसलमान विरोध के आधार पर लड़ा जा रहा है। असम में बहुत साफ कहा, बिहार में बहुत साफ कहा, पश्चिम बंगाल में तो और भी साफ कहा। तो ये एकदम साफ है कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बना देने और राजनीतिक रूप से उनको समाप्त कर, तो वो जीवित रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, लेकिन वो राजनीतिक प्राणी नहीं रहेंगे। वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि भारत का जो मुख्य धारा का मीडिया या बड़ा मीडिया, मैं उसको कहना चाहूँ, पैसे वाला मीडिया, आप उसको कह लीजिए, मैं मुख्य धारा का नहीं, पैसे वाला मीडिया उसको कहता हूँ, वह मीडिया तो मुखर रूप से मुसलमान विरोधी है। तो उसको तो खुशी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी वहां आएगी। मुसलमान जितने कष्ट में होंगे, इस मीडिया को उतना ही उल्लास होता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लुंगी पहनकर अगर लोग जा रहे हैं तो उनको वोट देने से रोका। जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को वोट देने से रोका, तो बंगाल में भी रोका वोट देने से, फिर भी मुसलमानों ने वोट दिया, तो वो जोखिम तो लिया है। तो मुसलमान तो कर रहे हैं। अब बाकी लोगों को, अदालत को साबित करना है, चुनाव आयोग को साबित करना है, तो या राजनीतिक दलों को साबित करना है कि वो मुसलमानों के साथ कितने खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद। और हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में, जो कि कल पूरे हो गए और खासी बड़ी संख्या में मतदान हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मतदाता सूची से नाम काटा गया। और ये एक तरह, और फिर उसके बाद एग्जिट पोल भी आ गए, और एग्जिट पोल बंगाल को लेकर अक्सर गलत रहे हैं, पर वो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए इस बार खासी चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका है कि वो वहां पर वो जीत सकती है। अब जितनी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और एक तरह से केंद्र सरकार ने की थी, उसमें साफ दिखलाई ही पड़ रहा था कि उसमें ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ वहां पर एक राजनीतिक दल की तरह बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही थी। वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल भी थे, वहां पे इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी थी, और खास तौर पर जो उनका टेम्पलेट होता है कि मुस्लिमों को किस तरह से आप के नाम पे ध्रुवीकरण करो, और जो कि वो हर स्तर पर दिखलाई पड़ा। पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, जो कहीं सरकार का जो डेप्लॉयमेंट था उसके स्तर पर, और इलेक्शन कमीशन के स्तर पर। इलेक्शन कमीशन का जो पहले जहाँ से बात शुरू हुई, वो मैं डेटा देख रहा था, तो करीब 991 लाख नाम वहां से हटाए गए, जो कि, और कुल कुल वहां पे मतदाता जो हैं 76 लाख, नहीं, 7 करोड़ 66 लाख मतदाता हैं। उसमें से हर 10वां लगभग वोटर हटाया गया बंगाल में। और उसमें जो है जो 57.5 लाख लोग हटाए गए, 63% हिंदू, 63% जो है उसमें हिंदू हैं, और 34% मुसलमान हैं। पर उनका जो, उनकी जो जनसंख्या और उनकी जो बाकी आबादी के हिसाब से वो वो अनुपात अपने आप में गलत है, क्योंकि मुसलमानों की जो आबादी में जो हिस्सा है वो 27% है, और मतदाता सूची में 34% उनको हटाया गया। और जिनका विचाराधीन एडजुडिकेशन में जिनको रखा गया, उसमें दो 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 दशमलव सत जो उसमें 27 लाख लोग थे, उसमें भी 65% लोग जो थे मुस्लिम थे। जिन जहाँ जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, या बहुल विधानसभा सीटें थी, वहाँ भी ये देखा गया कि उनको जम के काटा गया। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद की ऐलान होता है। हुमायूं कबीर एक टीएमसी के एमएलए हैं, जो निकल के आते हैं, उनको उनके साथ एक भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ दिखलाई पड़ती है। पैसों को लेन देन के बारे में बातचीत होती है। सी जो पैरामिलिट्री के लोग जाते हैं, वो भी उन्हीं को जाके निशाने पे लेते हैं और उनको हड़काते हैं वहाँ पे जाके। हम एक अजय राज शर्मा जैसे एक आईपीएस को देख सकते हैं, जो कि एक मुसलमान के घर जाके उनको देर रात को जाके वहाँ पे सड़क छाप दबंग
पुलिस वाला बनने की कोशिश करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो ये इस पूरे उसमें फिर जो हम एक बात करते हैं संविधान की, कि जहाँ वो हम कहते हैं कि चुनाव वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए और सबके समान अधिकार वगैरह भी हैं। तो फिर ये कैसे दिखलाई पड़ता है आपको? जैसे कि मैंने एक कल योगेंद्र यादव का एक पीस छपा था एक्सप्रेस, उनका एक बहुत अच्छी लाइन थी जो कि मुझे बड़ी पसंद आई। डिजाइन्ड बाय बीजेपी, एग्जीक्यूटेड बाय द ईसीआई एंड सर्टिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये जो पूरा जो एसआईआर का जो फिनोमिनल खून खच्चर किया गया है, जिसको पराकला प्रभाकर दरअसल कहते हैं कि ये अ, हिंदुस्तान के मतदाता के का जिनोसाइड है, अपहरण। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बात बहुत स्पष्ट है और इसमें किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, खासकर पिछले 12 वर्षों का जो अनुभव है उसके बाद, कि हालांकि ये नारा लगाया गया कि सबका साथ सबका विकास, और ये नारा कुछ लोगों को सांत्वना देने के लिए लगाया गया था। वे लोग जो नरेंद्र मोदी की हिमायत करना चाहते थे, लेकिन जो खुद को मुसलमान विरोधी नहीं दिखाना चाहते थे, तो ये उनके लिए एक नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास, ताकि वो कह पाएं कि भाई हम इस नारे के चलते इनके साथ गए थे, इनकी मुसलमान विरोधी गतिविधि के कारण नहीं। लेकिन पिछले 12 वर्ष में हर बार जब भी इसकी जरूरत पड़ी है, नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया है कि उनकी पूरी राजनीति का आधार है मुसलमान विरोध। उसके उससे अलग उनकी राजनीति को परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह नरेंद्र मोदी की अकेले की समस्या नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। जो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता जिस राजनीति का अभ्यास करता है, और यह उसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा होने के कारण है। तो यह तो पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार मुसलमान विरोधी है, बुनियाद उसकी। और इसलिए हर जगह, वो चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे केरला हो या कोई और कहीं, हर जगह उसे मुसलमान को सामने खड़ा करके और उसके विरुद्ध हिंदुओं को संगठित करना होता है, जो वो हर जगह पर। बंगाल इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति बहुत रही है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। आज़ादी के पहले स्वाधीनता आंदोलन में हिंदू राजनीति, मुसलमान राजनीति बंगाल में हुई है। बंगाल का विभाजन हुआ है, हम ध्यान रखें, हम जिस भारत विभाजन की बात करते हैं, तो ये दरअसल दो जगहों का विभाजन है, बंगाल का और पंजाब का। इसलिए बंगाल में विभाजन के बाद भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रही, और वह बंगाल की राजनीति का अभिन्न अंग बनी थी, बल्कि वह उसको एक तरह से आकार भी देती रही है। हालांकि इस पर भी हम बहस कर सकते हैं कि मुसलमानों की स्थिति क्या रही, जो माली जी हालात जी हालत थी मुसलमानों को क्या रही, तो उसको छोड़े। लेकिन अब हम इतिहास को भी छोड़िए, इसी चुनाव में अगर जाएं, तो इस चुनाव में प्रवेश करने के पहले ही यह तय हो गया कि यह चुनाव दरअसल मुसलमान विरोध के आधार पर लड़ा जा रहा है। जैसे यह कहा गया कि घुसपैठियों को निकालना है। एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में जिस प्रकार लागू की गई, वह बिहार और बाकी जगहों के मुकाबले भी अधिक क्रूरतापूर्ण थी और निर्लज थी। ने उसको शुद्धिकरण का नाम दिया गया, और बार बार कहा गया कि घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। यह कहा गया कि बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बांग्ला बोलने वाले हैं, इसलिए बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है। और गृह मंत्री ने यह कई बार कहा कि जो भी मतदाता सूची से निकला है, उसको हम देश से निकाल देंगे, वो यहाँ नहीं रह पाएगा। तो यहाँ मुसलमान विरोध बहुत प्रकट, बहुत निर्लज और ढिठाई से भरा हुआ था। उसे छुपाने की कोई कोशिश नहीं थी। प्रधानमंत्री के भाषणों का अगर आप विश्लेषण करेंगे, गृह मंत्री के भाषणों का विश्लेषण करेंगे, अमित शाह के भाषणों का विश्लेषण करेंगे, तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि उसका मूल आधार मुसलमान विरोध है। तो मुसलमान विरोध तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार था। अब क्योंकि मतदाताओं की एक बड़ी संख्या मुसलमानों की है जो निर्धारित करते हैं सीटों का फैसला, तो उनको मतदाता सूची से निकालना बहुत जरूरी था, और आपने शुरू में आंकड़े दे दिए
कि आनुपातिक रूप से मुसलमान अपनी आबादी के अनुपात में वो ज्यादा निकाले गए हैं। ऐसी सीटें जहां मुसलमान निर्णायक संख्या में, वहां जो मुसलमान निकाले गए हैं उनकी संख्या गैर आनुपातिक, जी। डिस्प्रपोर्शनेटली, यह अनेक विश्लेषणों में आ गया। तो इस पूरे चुनाव का आधार कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान विरोध था। और इलेक्शन कमीशन की जो पूरी एक्सरसाइज हुई वह मुख्य रूप से मुसलमानों को निशाना बनाते हुए की गई, इसमें कोई संदेह ही नहीं। यह तो जिन अखबारों को, जिन मीडिया हाउसेस को पर आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि वे धर्मनिरपेक्ष आदि आदि ही नहीं, उन्होंने भी अपने विश्लेषण में बतलाया कि किस प्रकार मुसलमान गैर आनुपातिक रूप से निशाना। इसी तो ये तो इसी बहुत डेटा में स्पष्ट। मैं और आगे देख रहा था, तो उसमें अब इसमें ये भी है कि जो चुनाव में उसका क्या गणित है, जो जो वोट बैंक की जो बातचीत है, तो उसमें ये है कि टीएमसी जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, वो उनको ज्यादातर वोट मुस्लिम जहाँ जहाँ उनके पॉकेट्स हैं वहां से उनको मिलते हैं, और उनको कुछ हिंदू वोट भी मिलते हैं, तो इससे वो हमेशा एक जीतने के इस पर रहती है। तो इस बार कोशिश ये की गई है कि एक तो मुस्लिम वोटों को ही काट दे, ताकि वो जो गेन था उनका उसको उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। दूसरा ये है कि मुसलमानों को थोड़ा सा बांट सकें, जो कि जिसकी भी कोशिश की गई। पर मैं देख रहा था तो मुर्शिदाबाद जिले में जहाँ 22 सीटें हैं, जो जो कि तृणमूल का जो स्ट्रांग होल्ड रहा है, वहाँ पे एवरेज जो है 20,000 नाम काटे गए एक एक सीट से। विधानसभा में 20,000 मतलब लगभग एक डिसाइसिव, एक निर्णायक बहुत संख्या होती है, जिसके जरिए आप ठीक ठाक जीत जाते हैं। अगर आप 20,000 वोट ज्यादा मिले हैं या कम मिले हैं आपको, तो उससे तय होता है। तो शमशेरगंज, लालगोला, बगा- हागा बंगोला, रघुनाथगंज, सूती फरस, तो ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पे 36,000 से 74,000 नाम काटे गए। और ये सारी सीटें वो हैं जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या, मतलब मुस्लिम बहुल इलाके हैं ये। तो ये एक तरह से सरकारी नीति है, जिसमें चुनाव के नाम पे आप दरअसल उनकी नागरिकता हम खत्म करना चाह रहे हैं कि एक और फिर ट्रिब्यूनल है जो कि सोता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, उसने अपने हाथ, उसके वहाँ लोग जा रहे हैं पर वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कि जहाँ पे एडजुडिकेशन जिनके बारे में कहा जा रहा है। तो ये एक तरह का दुस्वप्न जैसा थोपा जाना जो है लोगों के ऊपर, बिना बात के, कि भाई आप ये सब आपको साबित करना है, जो कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, कि अब जो है वो आप तब तक बेकसूर नहीं जब तक आप पर गुनाह साबित है, तो आप गुनाहगार ही हैं, आपको साबित करना है कि आप आरोप मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो ये लगातार हम देख सकते हैं कि इवन भवानीपुर में जहाँ जो ममता उनकी सीट है, वहां पे 51,000 नाम काटे गए। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखना शुरू करें तो आपको समझ में आ जाता है कि ये न तो स्वतंत्र होने वाला है, ना ये निष्पक्ष होने वाला है चुनाव जो है, जिसको लेकर एक एक तरह का वर्ग है हमारे बीच में ही, जो लगभग सटोरियों की तरह यकीन करना चाहता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये ठीक है, और इसके बीच में भी एक अ, जिसको बोलते हैं कि एक सही खेल, या जिसको बोलते हैं कि वो सही गेम हो सकता है, कि हाँ इसमें भी मतलब एक तरह से ये निष्पक्ष और स्वतंत्र, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वो तो नहीं दिखलाई पड़ रहा है, और उसके निशाने पर तौर पे बाकी लोग शायद उस तरह से नहीं होंगे, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे, पर निशाने पर साफ साफ दिख रहा है कि मुस्लिम है। ये तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई चीज़ें चुनाव आयोग ने की जो दूसरे राज्य में नहीं की एसआईआर के दौरान। जैसे पश्चिम बंगाल में उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए। पश्चिम बंगाल में उन्होंने दिल्ली में बैठ के निर्देश भेजना शुरू किया। जब यह दिखलाई पड़ा कि जो स्थानीय बीएलओ है उसके निष्कर्ष इनकी इच्छा से मेल नहीं खा रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ से डायरेक्शन भेजना शुरू किया दिल्ली में बैठकर कि क्या करना। फिर तीसरी चीज़ जो इन्होंने की, जो सबसे बड़ी चीज़ है भाई, और जिसके आधार पर इन 27 लाख नाम काट दिए, वह थी तार्किक विसंगति या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अब सर्वोच्च न्यायालय, जिसको कोई उज्र नहीं है इस बात में कि आप लोगों का नाम काट दें, उसने बहुत आराम से लिया, जैसा आप कह रहे हैं कि हाँ भाई एक प्रक्रिया है, अब आपका नाम कट गया, हम क्या करें, है ना। और इस बार आप चुनाव में वोट नहीं ही दीजिएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय।
लेकिन उस सर्वोच्च न्यायालय को भी मानना पड़ा कि चुनाव आयोग जो पश्चिम बंगाल में कर रहा है वो अभूतपूर्व है। जस्टिस बागची ने पूछ कहा कि भाई ये जो आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला लगाया है, ये तो आपने कहीं नहीं लगाया, किसी राज्य में नहीं, पश्चिम बंगाल में ही कैसे लगा दिया। और उसकी अब्सर्डिटी एकदम जाहिर है कि एक बाप को अगर 6 से कुछ संख्या से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ जाता है। अगर नाम की स्पेलिंग में अगर आपको दिक्कत दिखलाई पड़ती है, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में दिखलाई पड़ जाता है, आदि आदि आदि। इस तरह की अनेक उम्र में फर्क जो आप मानते हैं कि बाप बेटे में होना चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ा, तो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आपने डाल दिया। अब वे सारे लोग खड़े हैं, सामने हैं, अपने हाथ में कागज लेके खड़े हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी उनको देखने से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि आप जाइए, जुडिशियल जो कमिटीज हमने बनाती हैं उनके सामने जाइए। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कोई बात नहीं, इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। इस बार वोट नहीं डालिएगा तो कोई जान नहीं सकती। तो यह तो बहुत ही स्पष्ट है कि भारत जो विनायक दामोदर सावरकर और गोलवलकर की जो परियोजना थी, वो परियोजना आखिरकार क्या है? क्योंकि उन सपना तो यह है कि भारत को मुसलमान विलीन कर दिया जाए, वो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं दिखता। खासकर हिटलर के फाइनल सॉल्यूशन के असफल हो जाने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि आप शायद इससे आबादी को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, हालांकि यह असंभव भी नहीं। तो फिर किया गया कि इनको आप दोयम दर्जे के लोग कैसे बना दे सकते। इसमें सबसे पहली चीज है कि इनको आप राजनीतिक अधिकार से वंचित करते। सांस्कृतिक अधिकार तो है, राजनीतिक अधिकार से। यह बात गोलवलकर ने भी कही, यह बात सावरकर ने भी कही, यह बात दीनदयाल उपाध्याय ने भी कही कि दरअसल मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार भारत में नहीं रह जाएंगे। और राजनीतिक अधिकार कैसे मिलते हैं? दो तरह से मिलते हैं। एक, जब आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, जब आप वोट देते हैं। तो अगर मैं दोनों से आपको बाहर कर दूं, पहले से बाहर किया गया इस तरह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मुसलमान को खड़ा नहीं किया जाता है, और इस हिंदुओं में यह आतंक इतना फैला दिया गया कि अब बाकी पार्टियां भी बहुत कम खड़ा करती हैं मुसलमानों को। तो प्रतिनिधि बनने की उनकी गुंजाइश बहुत कम हो गई है, संभावना। अब दूसरी चीज है वो जिससे वो प्रतिनिधि तय कर सकते हैं, तो एक अच्छा हिंदू चुन सकते, तो उनको वोटर ही ना रहे। यह दूसरी चीज है। यह और इसमें छिपाया नहीं है। असम में बहुत साफ कहा, बिहार में बहुत साफ कहा, पश्चिम बंगाल में तो और भी साफ कहा। तो ये एकदम साफ है कि मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बना देने और राजनीतिक रूप से उनको समाप्त कर, तो वो जीवित रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, लेकिन वो राजनीतिक प्राणी नहीं रहेंगे। हालांकि खाते पीते रहने, आर्थिक क्रियाओं में भी उनका बहिष्कार किया हाँ, जाएगा, सबको उनकी उनकी रीढ़ तोड़ दी। क्रूरता उनके साथ करनी जो है वो अब एक तरह से आप सरकार हाँ, ने एक तरह से वाजिब तो कर रही है कि आप अच्छा एक कहीं कुछ हुआ भी है तो आप पूरे घर को बुलडोज कर सकते, मकान को बुलडोज कर सकते हैं, इसमें बाकी लोग भी रहते हैं पर। तो वो आपकी एक आधिकारिक नीति बन गई है जहाँ पे आप ये क्रूरता एक आधिकारिक नीति की तरह है जिसमें आप एक वर्ग के साथ एक एक आप मुसलमान की रीढ़ तोड़ बिल्कुल देना चाहते हैं, तो आर्थिक तौर पर आप रीढ़ तोड़ देंगे। पढ़ने आएंगे तो आप कहेंगे कि वो एडुकेशन जिहाद कर रहे हैं, नौकरी करने आएंगे तो नौकरी जिहाद कर रहे हैं। लेकिन असल चीज है राजनीतिक रूप से निष्प्रभावी करना, जिसको हमारे मित्र परकला प्रभाकर कहते हैं कि ये साइलेंट बिल्कुल जेनोसाइड है मुसलमानों। और आप इसको डेमोसाइड कह सकते हैं, क्योंकि डेमोग्राफी आप हटा रहे हैं कि पूरी की पूरी वोटर इससे। तो ये मताधिकार से वंचित करना, दरअसल उनको राजनीतिक प्राणी के की जो हैसियत है उससे वंचित कर गया। तो फिर इससे रास्ता क्या है आपके हिसाब से इसमें आगे इसका नतीजा जो भी हो बंगाल के चुनाव का ये वही है जो बंगाल के मुसलमान कर रहे हैं, जो भारत के मुसलमान कर रहे हैं, कि उन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा है। बंगाल के मुसलमानों ने बिल्कुल दावा नहीं छोड़ा है, और वो कोई डर नहीं, वो हार नहीं गए। वे कह रहे हैं कि हम यहाँ के बाशिंदा हैं और हम सिर्फ
जानवरों की तरह चारा खा के जिंदा रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि यह मुल्क कैसे चलेगा यह भी हम तय करेंगे। तो वे अपना दावा पेश कर रहे हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दावा छोड़ा नहीं है, चुनाव आयोग पर भी नहीं छोड़ा है। इस चुनाव में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बावजूद इसके कि मैं रिपोर्ट्स देख रहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने लुंगी पहनकर अगर लोग जा रहे हैं तो उनको वोट देने से रोका। जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को वोट देने से रोका, तो बंगाल में भी रोका वोट देने से। फिर भी मुसलमानों ने वोट दिया, तो वो जोखिम तो लिया है। तो मुसलमान तो कर रहे हैं, अब बाकी लोगों को अदालत को साबित करना है, चुनाव आयोग को साबित करना है, तो या राजनीतिक दलों को साबित करना है कि वो मुसलमानों के साथ कितने खड़े हैं। उनका की मतलब ये तो है ही कि जो लोकतंत्र, और ये इसलिए बहुत डिसाइसिव है क्योंकि बंगाल का जो जो भी नतीजा होगा वो भारत का अगला जो अगली निरंकुशताएं, अगली क्रूरताएं, अगले बुलडोजर जो चल रहे हैं हमारे संविधान, लोकतंत्र सब पर, वो तय होंगे उससे, ऐसा कई सारे लोग कह रहे हैं। बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बावजूद इसके कि बंगाल में जातिवाद है, बावजूद इसके कि बंगाल में सांप्रदायिकता है और वह गहरी है, क्योंकि बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति रही है शुरू से, है ना। आप अगर 1947 के पहले की राजनीति को, आखिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहीं के थे, हिंदू महासभा का एक जोर था, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ वहीं लिखा गया था, वंदे मातरम वहीं का गीत है। तो बंगाल में सांप्रदायिकता रही है और बंगाल में सोहरावर्दी थे, तो सांप्रदायिकता दोनों तरह की रही है। इसके बावजूद बंगाल में पिछले 50-60 साल से जो राजनीति रही है वह धर्मनिरपेक्ष राजनीति, वामपंथियों ने भी वह राजनीति दी और तृणमूल ने भी वह राजनीति दी, जिसमें मुसलमान कम से कम निश्चिंत रहे। वह उत्तर प्रदेश, बिहार की तरह वे बिल्कुल हमेशा सावधान, हमेशा चौकन्ना, हमेशा सचेत नहीं रहे। बंगाल में मुसलमानों को बुलडोजर का डर नहीं रहा है जी, बिहार बिहार भी और वे पहली बार, बिहार में भी आत्मविश्वास। पहली बार अपना सेक्युलरिज्म छोड़ा है अपने ना, अब जब साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अभी तक तो तो बिहार और बंगाल आप ये कह सकते हैं ये हम्म, दो जगह नहीं है। लेकिन अब आपको बिहार में यह दिखलाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में आते ही जो पहली खबर मैंने सुनी वह रोहतास के एक गांव में एक मिडिल स्कूल में एक 5 शिक्षकों को अरेस्ट किया गया। उन पर आरोप यह लगाया गया कि उनमें से एक स्कूल में प्रतिबंधित मांस लेकर आ गई थी। तो अब इस तरह की ये पहली घटना हुई है और हम लोगों को आशंका है कि ये इसका सिलसिला चल सकता है। उसी तरह बंगाल में, जैसा मैंने कहा, मुसलमान आत्मविश्वास पूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। तो उनमें हर तरह के लोग थे, लेकिन वे डरे, घबराए हुए, कहीं छिपे हुए, अपने आप को, अपनी आवाज छिपाए हुए ऐसे लोग नहीं थे। तो उस लिहाज से बंगाल को तोड़ना बहुत जरूरी था अ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए, और वह कोशिश कर रही है। उसके साथ चुनाव आयोग है, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट है, उसके साथ भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो हमें देखना है कि इस बार बंगाल की जनता जीतती है या ये सब लोग मिलके उनके जीत साथ जाते हैं। मुख्य धारा का मीडिया भी है और साथ में एग्जिट पोल्स भी है। तो ये भी वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि भारत का जो मुख्य धारा का मीडिया या बड़ा मीडिया, मैं उसको कहना चाहूँ, पैसे वाला मीडिया, आप उसको कह लीजिए, मैं मुख्य धारा का नहीं, पैसे वाला मीडिया उसको कहता हूँ, वह मीडिया तो मुखर रूप से मुसलमान विरोधी है। तो उसको तो खुशी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी वहां आएगी। मुसलमान जितने कष्ट में होंगे, इस मीडिया को उतना ही उल्लास होता है। तो इसमें तो कोई तो तो इस बातचीत को हम लोग यहाँ पर अभी रोकते हैं आपको, क्योंकि और अभी ये चुनाव मतलब नतीजा जैसे 4 तारीख को आएगा और उसके बाद फिर से हम लोग पलट के बात करेंगे कि ये जो अ, निरंकुशता जो दिखलाई गई, जो जिनोसाइड किया गया मतदाता सूची के साथ, और जो लोगों ने लड़ाई लड़ी अपने हकों की, वो कहाँ पे किस तरह से उसने असर दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दर्शकों आपका भी। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्यालों के साथ को साझा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कार्यक्रम को लाइक करिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।
आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।